Bohr model successfully explained the stability of atom while revolving in stable energy level. Electron does not radiate energy, therefore it would not fall into the nucleus and the atom remain stable. Next paragraph. Bohr model successfully explained the origin of spectral lines or the non-continuity of emission spectrum. क्यों emission spectrum continuous नहीं होता? ये बोर मॉडल से सक्सेसफुली एक्सप्लेन हो गया. कैसे एक्सप्लेन हुआ? एटम, एटम का मतलब एक न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के चारों तरफ हॉलो स्पेस. ये हॉलो स्पेस, और इस हॉलो स्पेस में कुछ स्पेसिफिक रास्ते, कुछ स्पेसिफिक पाथ हैं जहां इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है. कर सकता है, कर रहा है या नहीं इससे मतलब नहीं होता. हाइड्रोजन के एटम में एक इलेक्ट्रॉन है, जस्ट वन इलेक्ट्रॉन, लेकिन स्टेबल एनर्जी लेवल कितने हैं? इनफाइनाइट. नॉर्मल कंडीशन में हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन कहां रहता है, कहां रिवॉल्व करता है? फर्स्ट स्टेबल एनर्जी लेवल पर. इसका मतलब ये नहीं है कि यहां और एनर्जी लेवल नहीं है, बाकी सारे एनर्जी लेवल्स खाली पड़े हुए हैं जिनमें कोई एटम नहीं है, खाली पड़े हुए एनर्जी लेवल्स. हाइड्रोजन एटम में जस्ट वन इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट एनर्जी लेवल पर ये रिवॉल्व कर रहा है. तो बाकी एनर्जी लेवल्स भी है इसमें, कितने हैं? इनफाइनाइट. ये एनर्जी लेवल्स हैं, इनफाइनाइट एनर्जी लेवल्स है, लेकिन इन एनर्जी लेवल्स पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है. अगर सुटेबल कंडीशंस मिल जाए तो ये ही इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर एनर्जी लेवल पर पहुंच सकता है. अब आपने इसे इलेक्ट्रॉन को सुटेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी दी, सुटेबल फॉर्म में दी जिसे ये एक्सेप्ट कर सकता है, और सपोज ये यहां पहुंच गया, जाकर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट कर गया n=1 में से n=4 पर. अब इलेक्ट्रॉन को वापस n=1 पर आना है, क्योंकि जब तक अंदर का कोई शेल खाली है इसे बाहर नहीं रुकना है. एक अलग कंसेप्ट है वो, क्यों नहीं रुकना. तो फिर फोर्थ शेल से फर्स्ट तक आने में कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? सबसे पहली पॉसिबिलिटी तो यह है कि सीधे सीधे फोर्थ से फर्स्ट में आ जाए. नंबर वन पॉसिबिलिटी. अगली पॉसिबिलिटी क्या है कि पहले फोर्थ से थर्ड में आए और फिर थर्ड से फर्स्ट में जाए. कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई? टू पॉसिबिलिटीज और हो गई यहां. या ऐसा पॉसिबल है कि फोर्थ से सेकंड में आए और फिर फर्स्ट में जाए. कितनी पॉसिबिलिटीज और हो गई यहां? टू पॉसिबिलिटीज और हो गई. ठीक है, मैं एक काम करता हूं, इन एनर्जी लेवल्स को हम स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं. ये आपका n=1 है. अभी इसे भी हम पढ़ेंगे कि हम स्ट्रेट लाइन से इन्हें क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ये n=4 है. फोर्थ एनर्जी स्टेट में पहुंच गया इलेक्ट्रॉन, तो या तो आ सकता है सीधे फोर्थ से फर्स्ट में, या पहले थर्ड में आए फिर थर्ड से फोर्थ में आए, या पहले सेकंड में आए सेकंड से फर्स्ट में आए, या
अब भी गलत हो गया मुझसे डायग्राम। n इक्वल्स 4, n इक्वल्स 3, n इक्वल्स 2 और n इक्वल्स 1। फोर्थ में पहुंचा, या तो फोर्थ से फर्स्ट में आ जाए, या पहले थर्ड में आएगा तो थर्ड से फर्स्ट में आएगा, या बीच रास्ते में कहीं सेकंड में आएगा, ये आएगा। फोर्थ से थर्ड में आया, फिर थर्ड से सेकंड में आया, ये हमने बना लिया। थर्ड से सेकंड में भी तो आ सकता है, और सेकंड से फिर फर्स्ट में आ सकता है। ठीक है। फोर्थ से थर्ड में ना आकर कहां आ सकता है, फर्स्ट में आ सकता है। फोर्थ से थर्ड में ना आकर कहां आ सकता है, सेकंड में आ सकता है। फिर सेकंड, फिर कहां आ जाए, फिर फर्स्ट से सेकंड से फर्स्ट में आ जाए। इस तरह की कुछ सर्टेन पॉसिबिलिटीज ही बनेगी। हम चाहे ये कितने भी एन की वैल्यू ऊपर उठाते चले जाएं, लेकिन इन ट्रांजिशंस की कुछ सर्टेन पॉसिबिलिटीज ही बनेगी। जब ये फोर्थ से डायरेक्ट फर्स्ट पर आ रहा है, तो इसने अपने अंदर से लाइट निकाली कितनी फ्रीक्वेंसी की, न्यू 1 फ्रीक्वेंसी की। जब ये थर्ड से आ रहा है फर्स्ट में, तो इसने अपने अंदर से रेडिएशन निकाला कितनी फ्रीक्वेंसी का, न्यू 2 फ्रीक्वेंसी का। और जब ये आ रहा है सेकंड से फर्स्ट में, तो किसने कितनी फ्रीक्वेंसी का निकाला, न्यू 3 का। जब ये फोर्थ से थर्ड में आया, तो इसने कितनी फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन निकाला, न्यू 4 का। थर्ड से सेकंड में आया तो कितने का निकाला, न्यू 5 का। ये ट्रांजिशन आया, 6 फ्रीक्वेंसी की पॉसिबिलिटी यहां बन रही है। अगर आप इससे ऊपर के लेवल लेते चले जाएं तो ये पॉसिबिलिटीज और बढ़ जाएगी। लेकिन जितनी भी ये पॉसिबिलिटीज हैं, जितनी भी ये फ्रीक्वेंसीज हैं, ये इनफाइनाइट नहीं होंगी। कहीं ना कहीं आकर इनके नंबर खत्म हो जाएंगे, 2, 4, 5, 10,000, 20,000, 50,000 बनेंगे, लेकिन इनफाइनाइट तो नहीं होगी। समझे बात। इनके बीच में एनर्जी गैप का डिफरेंस कम होता रहता, फ्रीक्वेंसीज एक दूसरे के क्लोज आ जाती हैं। तो इससे क्लियर हुआ, क्या क्लियर हुआ, कि एमिशन स्पेक्ट्रम में कुछ लाइंस हैं, कंटिन्यूअस नहीं है। एमिशन स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस नहीं है। एमिशन स्पेक्ट्रम में बार बार वर्ड बोल रहा हूं, लेकिन आप में से ज्यादातर को पता ही चल रहा है कि एमिशन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है। एमिशन स्पेक्ट्रम का मीनिंग क्या है, किसी को वर्ड समझ आ रहा है कि ऐसा स्केल सबके पास है, किनारे इसके थोड़े से उभरे हुए हैं, धूप में रखिए आप, आपको इसमें से लाइट पास हो रही है, कहीं ना कहीं वो कलर्ड रेनबो जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये जो रेनबो जैसा स्ट्रक्चर है, ये एमिशन स्पेक्ट्रम है। किसका एमिशन स्पेक्ट्रम है, जो सूरज से लाइट एमिट हो रही है। जो सूरज से लाइट एमिट हो रही है उसका एमिशन स्पेक्ट्रम है ये। इसे अगर आप एक स्पेक्ट्रोग्राफ से देखें तो पता लगेगा कि इसमें रेड से लेकर के वायलेट तक कंटिन्यूअस लाइट नहीं आ रही, बीच बीच में कई जगह गैप है, बहुत सारी जगह बीच बीच में गैप है। फिलहाल तो हमें रेड से लेकर के वायलेट तक कंटिन्यूअस दिखाई दे रहा है कि ये खत्म हो गए। तो ये गैप होने का मतलब वो कुछ वेवलेंथ, कुछ फ्रीक्वेंसी की लाइट यहां से मिसिंग है। तो हर एटम में, किसी भी एटम का जब आप इस तरह एमिशन स्पेक्ट्रम बनाते हैं, तो कुछ सर्टेन फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ ही आपको मिलती है, कुछ सर्टेन फ्रीक्वेंसी की लाइट ही आपको मिलती है, हमें सारी लाइट से नहीं मिलती। कौन कौन सी मिलेंगी, जैसे कि आपने यहां बनाया, आपने अगर n इक्वस 4 से n इज इक्वस टू 1 में आ रहा है, तो कुछ सर्टेन ट्रांजिशन ही पॉसिबल है, और हर ट्रांजिशन के रेस्पेक्टिव एक फ्रीक्वेंसी आपको एमिशन स्पेक्ट्रम में मिलेगी। इसलिए किसी भी एटम का एमिशन स्पेक्ट्रम कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होता। एमिशन स्पेक्ट्रम में कुछ डिस्क्रीट लाइंस ही होती हैं, जबकि रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग एमिशन स्पेक्ट्रम होना चाहिए था कंटिन्यूअस। ठीक है, लिख लीजिए इस बात को। क्या लिखा अभी आपने, बोर मॉडल सक्सेसफुली एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस और द नॉन कंटिन्यूटी ऑफ एमिशन
स्पेक्ट्रम लिखिए इसी में, देर आर ओनली सर्टेन एनर्जी लेवल्स possible in an atom. Hence, the number of transitions that an electron can undergo are specific. Are specific. These transitions result only specific wavelength available in the emission spectrum of atom, each corresponding to a specific spectral line. Next line. Bohr concept could not explain Sommerfeld effect in emission spectrum of atoms and ions containing more than one electron. Therefore, Bohr model is applicable for atom or ion containing one electron only. कौन सा एटम है ये? हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप 1h1, 1h2, 1s3, 2He4 प्लस सिंगली आयनाइज्ड हीलियम एटम, या फिर Li3 और इसका एटॉमिक नंबर मास नंबर 5 प्लस प्लस डबली आयनाइज्ड लिथियम एटम, इनके लिए ही एप्लीकेबल है बोर कंसेप्ट।